जय श्याराम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को आजादी दिलाने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा था, उतना ही संघर्ष हमें ये आजादी साबित करना पड़ रहा है। और उस समय जो उनके मुकाबिल थे वो सशक्त, ताकतवर और साम्राज्यवादी लोग थे। और हमारे सामने जो जिनके साथ हमें लड़ना पड़ रहा है वो मानसिक विकलांग लोग हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा, एक राजनीतिक दल की गैर सर्टिफाइड प्रवक्ता ने ये कह दिया था कि हमें जो आजादी मिली है ये 99 साल की लीज पर है। चलो, उस नेत्री को, उस बिन्नू की का कहें, हमारी बुंदेलखंडी में कहें तो उन्हें तो हमने चुप करा लिया था। इस बार तो एक पद्मश्री अभिनेत्री बोल पड़ी। पद्मश्री इसलिए कह रहा हूं कि अभी उनको मिल गया है पुरस्कार कुछ दिनों पहले ही। मैं तो पागल अभिनेत्री कहने वाला था, लेकिन पद्मश्री सम्मान का सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूं कि एक पद्मश्री अभिनेत्री कंगना रनौत कह रही हैं कि सन 47 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी। असली आजादी तो 2014 के बाद मिली। बहुत बढ़िया। मतलब इस लाइन को मैं आजादी को क्लियर करूंगा अभी, कैसी आजादी मिली थी और क्या थी। लेकिन मैं इस लाइन पे आना चाहता हूं जो कंगना जी ने कही है। मतलब चापलूसी की पराकाष्ठा की जब भी बात आएगी, मैं इसी लाइन को दोहराऊंगा कि कंगना जी ने कहा था कि असली आजादी देश को 2014 के बाद मिली। ये चापलूसी की पराकाष्ठा है। यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो गुलाम भारत के प्रधानमंत्री थे, वो आजाद भारत के प्रधानमंत्री थे बकौल कंगना। जब देश आजाद हुआ सन 47 में और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनके शासन में आपूर्ति मंत्री पता है आपको कौन था? सन 15 अगस्त 1947 में को जब नेहरू जी ने संविधान सभा की शपथ ली थी, संविधान की नहीं, उस समय संविधान बना नहीं था, संविधान सभा की शपथ ली थी। उस समय उनकी कार्यकारिणी में, उनके मंत्रिमंडल में आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें भाजपा का पितृ पुरुष कहा जाता है। उस समय के जनसंघ के नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी की कैबिनेट में आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। तो क्या मुखर्जी साहब भी गुलाम भारत के मंत्री थे? दरअसल ये चर्चा आती क्यों है, मैं आपको बताता हूं। जब देश आजाद हुआ और माउंटबेटन आखिरी गवर्नर बने, तो उन्होंने जो अपनी शपथ ली वो क्वीन के, क्राउन के प्रति समर्पित रहने की शपथ ली। अंग्रेजों में यही प्रथा थी, अंग्रेजी शासन में क्वीन के बिहाफ पर ही शपथ ली जाती है। लेकिन जब माउंटबेटन के बाद जब प्रधानमंत्री पद की शपथ जवाहरलाल नेहरू साहब ने ली और उनके मंत्रिमंडल ने ली, तो उन लोगों ने क्वीन के प्रति वफादार रहने की शपथ नहीं ली थी। उन्होंने एक संविधान सभा बनाई थी जो भारत का संविधान रचने वाली थी, उसको साक्षी मानकर अपने पद की शपथ ली थी। दरअसल उस समय भारत के पास संविधान नहीं था। सन 1947 में हमें जो आजादी मिली थी वो सही मायनों में आजादी नहीं थी, वो डोमिनियन स्टेटस था। यानी कि राज हम कर रहे थे और राजा क्वीन थी। जब 1950 में 1950 में 26 जनवरी को हमें राष्ट्र का दर्जा मिला और उस समय संविधान की रचना हो गई, संविधान हमारा लागू हो गया, तब हम आजाद मुल्क कहलाए। सही मायनों में उस दिन हमें आजादी मिली थी। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं सिर्फ इस मामले में कि हम किन की बातों को गंभीरता से लेते हैं। क्या कंगना दीदी कोई इतिहासकार है? नहीं है, वो सिर्फ एक अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री क्या करती है, या कोई भी अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, उनका काम क्या होता है? जो उनके पर्दे के पीछे डायरेक्टर होता है, जो उनका आका होता है, वो जो कहलवाता है, अभिनेता या अभिनेत्री वही बात कहती है। अक्षय कुमार पर्दे पर क्या कह रहे हैं ये अक्षय कुमार तय नहीं करते हैं। ये पीछे रोहित शेट्टी बताता है कि अक्षय कुमार को कि आपको ये डायलॉग मिला है, आपको ये डायलॉग बोलना है। तरीका अक्षय कुमार का हो जाता है, लेकिन डायलॉग रोहित शेट्टी का होता है। सलमान खान कैसे एक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, ये सलमान खान
अपने तरीका सलमान खान का हो सकता है, लेकिन जो डायलॉग तय करता है वो डायरेक्टर प्रभुदेवा जो होते हैं उनकी दबंग फिल्म के, वो तय करते हैं। तो कंगना ने जो बोला है वो कंगना ने नहीं बोला है, कंगना का तरीका है बोलने का। बुलवाया कंगना के आका ने है। कंगना के आका ने क्या बुलवाया, ऐसा बुलवाने के पीछे उनकी सोच क्या थी, ये आने वाले दिनों में शायद हम समझ पाए। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जिन लोगों का आजादी के आंदोलनों में कोई योगदान नहीं था, वो अपने नए खुदा रचने वाले हैं। वो हमें ये बताने वाले हैं कि जो आजादी के नायक हैं, जिन्हें हम अपना नायक मानते हैं, जिन्हें अपना हीरो मानते हैं, दरअसल आपके हीरो वो नहीं कोई और है। तो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, अन्य राज्यों में चुनाव भी आ रहे हैं। इस तरह की जहर बुझे तीर आपके ऊपर छोड़े जाएंगे, आपको इन सबसे सावधान रहना है। मैंने जो बात आपसे कल कही थी वो मैं बात फिर दोहराता हूं, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमें इंसान और हिंदुस्तानी बन के रहना है, तभी हम इन सब बुरी ताकतों से जीत पाएंगे। कंगना और कंगना जैसे लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना है। हमारे देश को आजादी किसी भीख में नहीं मिली थी। गांधी जी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उस समय अंग्रेज सरकार दबाव में आ गई थी। उसी समय सुभाष चंद्र बोस साहब का ने हमला कर दिया था आजाद हिंद फौज ने, उससे अंग्रेज सरकार दबाव में आ गई थी। और सबसे बड़ी कारण यह था कि सुभाष चंद्र बोस जी के मूवमेंट से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि हम जिस भारतीय सेना के दम पर इस देश पर शासन कर रहे हैं, वह सेना कभी भी हमारे खिलाफ बागी हो सकती है। इसलिए वो डर के मारे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूवमेंट के डर के मारे अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए थे। ये देश की आजादी भीख में नहीं मिली है, हमारे पूर्वजों की बलिदान और कुर्बानियों से मिली है। लेकिन ये बात वही समझ सकते हैं जिसने इस देश के लिए कुछ कुर्बान किया। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।